नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सीयूटी की परीक्षाओं से लेकर लगातार जो है उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार और फिर ड्यू के CSCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अब वो कुछ ही घंटों बाद वो घड़ी आने वाली है जब आपको पहले राउंड के सीट एलोकेशन का जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। इसके पहले जब ड्यू ने सिमुलेटेड रैंक जारी की तो उसके बाद जो है वो प्रेफरेंसेस को लेकर बहुत बात हुई कि इस बार जो है वो रामजस कॉलेज भी जो है वो उन टॉप 5 कॉलेजेस में शामिल है जहां के लिए स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी है। हमारे साथ मौजूद हैं रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल और ड्यू के पूर्व कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा, और उनसे जानेंगे कि सर ये पैराडाइम जो है वो शिफ्ट कैसे हुआ है, आपका कॉलेज भी अब जो है वो टॉप कॉलेज की श्रेणी में आ गया है। नमस्कार, धन्यवाद। ये तो अपने आप में रामजस कॉलेज के सभी लोगों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हैं, सबके लिए गर्व की विषय है। लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के बाकी महाविद्यालय भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है और उन सबको भी बधाई जो हमारे से ऊपर है या जो हमारे साथ में भी हैं। ये जो मुझे लगता है कि इसका जो श्रेय जाता है ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पिछले 4 वर्ष में हमने NEP के बेसिस पे जो कोर्स शुरू किए और हमारे जो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं उनके तत्वाधान में जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें तकरीबन हम 198 रैंक पिछले 4 साल में जंप की। तो ये सब मिला जुला असर है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस हैं और इंक्लूडिंग रामजस, उनको भारतवर्ष में बाकी इंस्टीट्यूशंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। ये कलेक्टिव एफर्ट्स है विश्वविद्यालय का भी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बाकी महाविद्यालयों का भी। जी सर, 16 जुलाई को जो है पहली एलोकेशन आएगी और इसको लेकर जो है वो कैंडिडेट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि क्या इस बार भी जो है वो एक्स्ट्रा सीट एलोकेट होगी और जो है उनके बच्चे के एडमिशन की संभावनाएँ बढ़ेंगी। देखिए, ये मैं स्टेटमेंट जो दूंगा ये जनरल स्टेटमेंट दूंगा एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन के इस बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय हर महाविद्यालयों में एक्स्ट्रा सीटें भरेंगे और इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है और थोड़ा सा कम इफ़ेक्ट भी है। उन दोनों चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि पेरेंट्स को पता हो। जब हमारे पास मान लीजिए किसी प्रोग्राम में 100 सीटें हैं और उसके अगेंस्ट हम 130-140 सीटें भर रहे हैं, या कुछ जगह पे 200 की जगह 100 की जगह 200 भी भरी जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम। तो ये इसलिए भी किया जाता है कि बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं ताकि कम टाइम में हम पूरे एडमिशन कर सकें। इस सोच से ये एक्स्ट्रा सीटें भरी जाती हैं। तो इसलिए इसका एडवांटेज भी है, और जहाँ जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उसके पीछे एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है कि इसका मतलब है आने वाले वक्त में कम लिस्टें आएंगी। इसका मतलब है कि मेरी आपके माध्यम से बच्चों को जो दिल्ली विश्वविद्यालय के डिफरेंट प्रोग्राम्स में और डिफरेंट महाविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं और पर्टिकुलर उनके पेरेंट्स, तो आपको जैसे ही किसी अपने मन चाहे प्रोग्राम में, मैं हमेशा बोलता हूँ मन चाहे प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल रहा है तो कृपया करके आप एडमिशन ले लीजिए। आप उसको महाविद्यालय के लिए प्रेफरेंस को पीछे रख के, लेकिन प्रोग्राम की प्रेफरेंस रख के ऊपर लेके एडमिशन रख लीजिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एडमिशन कर रहे हैं इसके पीछे हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय की या कॉलेजों की मंशा बहुत साफ़ होती है कि कम टाइम में हमारी सारी सीटें भर जाएं और उसमें ज़्यादा एडमिशन में जो बच्चे छोड़ भी जाते हैं ताकि हमारा एकेडमिक जो सेमेस्टर है आने वाला वो सही पे टाइम पे शुरू हो पाए। तो इसलिए आप ये मत वेट करिए कि मेरा इस महाविद्यालय में नहीं आया अगली लिस्ट में आ जाएगा। आप कृपया करके जहाँ पे आपका अपनी चॉइस का प्रोग्राम मिल रहा है आप एडमिशन जरूर लीजिए। अच्छा, कोर्स वर्सेस कॉलेज ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन जब हम बात ड्यू के करते हैं तो घूम फिर के कहानी वही नॉर्थ कैंपस पे आके टिक जाती है। सबकी तमन्ना यहीं के कॉलेजेस में एडमिशन लेने की होती है। तो ये फिनोमिना बदलने में समय लगेगा सर? जो जवाब मैं आपको दूंगा वो शायद आपको या बहुत सारे दर्शकों को या बहुत सारे मेरे साथ में काम करने वालों को थोड़ा सा पॉपुलर नहीं लगेगा, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको पहली प्रेफरेंस प्रोग्राम को देनी है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डिग्री है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की है, वो किसी महाविद्यालय की नहीं है। अगर आपने BA प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ईस्ट कैंपस
आउटस्कर्ट कहीं भी कर रहे हैं, या कहीं आप कोई बालिका है और वो NCVEP से कर रही है और कोई बच्चा SOL से कर रहा है, सबकी डिग्री बराबर है। तो इसलिए आपकी प्रेफरेंस हमेशा अपने प्रोग्राम में होनी चाहिए, महाविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों को लगता है कि नॉर्थ कैंपस, मैं आपको कई से एग्जांपल दे सकता हूँ कि आजकल कुछ कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत अच्छे देर तक रहें, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं कि रामजस कॉलेज में पिछले वर्ष अगर मैं कहूं तो हमारे ही शिक्षकों ने 160 पेपर स्कोपस में छापे। ठीक है, तो अभी जो नई जनरेशन आ रही है टीचरों में भी, उनमें भी काफ़ी स्कोप भी है, इंटेलिजेंट भी है और काम करने की क्षमता भी है। और ये सिर्फ रामजस कॉलेज में नहीं है, बहुत सारे ऐसे महाविद्यालयों में है। तो इसीलिए सारे टीचर एक समान होते हैं, आपका जो कोर्स है सेम होता है, आपका क्वेश्चन पेपर भी सेम होता है, डिग्री भी सेम है, तो महाविद्यालय का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कंसंट्रेट करिए कि जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप उस प्रोग्राम में आपको मिल रहा है। आप कृपया करके वो अवसर मत छोड़िएगा, आप ज़रूर एडमिशन ले लीजिए। अच्छा सर, ये इस साल जो है वो हमने देखा कि कुछ संख्या कम रही है रजिस्ट्रेशन की यूजी कोर्सेज़ के लिए, तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स अब पहले प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ चले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये कभी अगर मैं कहूँ कि मैंने जितना दिल्ली विश्वविद्यालय को पिछले 35-40 वर्ष का जितना भी मेरा इस विश्वविद्यालय से संबंध रहा, ये कोई लीनियर ग्राफ नहीं होता। देखिए, पहले क्या होता था कि जब हम स्टूडेंट थे या हमारे से 10 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ था ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और मेरिट भी क्या होती थी, दिल्ली बोर्ड भी होता था शुरू में और CBSE बोर्ड भी होता था, और दिल्ली से ही पढ़ने वाले स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट भी कम होते थे, कॉलेजेस भी छोटे थे। अब बहुत एक्सपेंशन हो गया। अब आप जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शायद दिल्ली प्रांत या दिल्ली स्टेट से बढ़ के ऑल इंडिया लेवल का हो गया। और अगर आप किसी भी कॉलेज में बच्चों के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसी महाविद्यालय में, उसी प्रोग्राम में नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चा है, साउथ से भी बच्चा है, पूरे ऊपर नॉर्थ से भी है, और दिल्ली के बच्चे भी हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली के बच्चे नहीं होते। तो ये बदल रहा है और इसलिए नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरिट है, नंबर ऑफ़ सीट्स पे है। और पिछले कुछ वर्षों में जब ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है वो ये बिल्कुल कंप्यूटराइज है। इसमें कोई भी जिसे कहते हैं कि किसी को एडवांटेज और किसी को डिसएडवांटेज नहीं होते, सभी एक पार कंसीडर होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में कर रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय अभी भी कर रही है, और इस बात की गर्व है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, तो मुझे लगता है कि अगर इंटरनेशनल मापदंडों पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से हम बहुत ऊपर हैं। तो मुझे इससे वो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि कम है या ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे नॉर्मली सारे प्रोग्राम में, सारे महाविद्यालयों में, कभी कभी कुछ महाविद्यालयों में कुछ प्रोग्राम में सीटें खाली रह जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी महाविद्यालय या कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय में जिसमें सीटें ना भरती हैं। जी सर, हमने सीटें खाली रहने की बात की। 2022 में जब CUT शुरू हुआ, उसके बाद 2023 से जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन हो रही है, कहीं पर 20%, कहीं पर 30%। लेकिन क्या एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन गेम चेंजर साबित हो रही है सर? नहीं, देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि मेरी समझ ये कहती है कि एक्स्ट्रा सीट हम क्यों देते हैं। एक्स्ट्रा सीट इसलिए देते हैं कि बहुत सारे जो बच्चों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने इसलिए एग्जांपल दिया था, आज से 40 साल पहले ऑप्शंस अवेलेबल बहुत कम थे। ठीक है, दिल्ली के बाहर का बच्चा दिल्ली में आना नहीं चाहता था। अब बाहर आने के लिए हॉस्टल, कुछ महाविद्यालयों में हॉस्टल थे, तो प्राय हॉस्टल भी मिल जाता था, लेकिन बच्चे कम आते थे। आज के बच्चे, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो पता है, तो इसलिए दिल्ली के बाहर से बच्चे आते हैं। ठीक है, और वो उनके पास सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय ऑप्शन है ऐसा नहीं है, विदेश भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। ठीक है, IITs भी हैं। तो इसीलिए ये
अगर मैं देखूं कि ये इन सब का मिला जुला इफ़ेक्ट होता है, इस वजह से एडमिशन प्रोसेस मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ एक दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोसेस से ही आप नॉर्मलाइज या उसी को देखते हुए करते हैं। मेरा आज दिल किया कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहूँ, तो बच्चे छोड़ के इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। अगर वो इंजीनियरिंग में चले गए तो उस कॉलेज में एक सीट खाली हो गई, ठीक है। अगर हमने पहले थोड़े एडमिशन ज़्यादा किए होंगे तो वो उस तरह के जो बाद में वैकेंसी क्रिएट होती हैं वो स्टूडेंट टीचर रेशो को नॉर्मली ठीक रखने के लिए सहायक होती है। इसलिए ये नॉर्मली हम 20 से 30% एडमिशन करते हैं और कुछ जगह पे ज़्यादा भी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कॉलेज में प्रोग्राम कौन सा है, कॉलेज कौन सा है। बट एडमिशन ज़्यादा करने का सिर्फ प्रोसेस ये होता है कि हमारा एडमिशन प्रोसेस कम समय में पूरा हो जाए और ताकि पूरा जो सेमेस्टर है वो किसी भी रूप से टाइम स्केल में जो भी हमारा सेमेस्टर कैलेंडर होता है वो पूरे का पूरा हो जाए। इसलिए हम एडमिशन में थोड़ी सी सीटें ज़्यादा भरते हैं। पिछली बार सर 1 अगस्त को नया सेशन शुरू हुआ था, इस बार 28 जुलाई को शुरू हो रहा है। लगभग 3 दिन जो है वो प्रीपोन हुआ है, मतलब इतना मेकअप करने के बाद 3 दिन पीछे लेके आए हैं। तो आपको लगता है सर कि उस दिन तक आपके पास अच्छा खासा स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ होगा 2 लिस्ट के हिसाब से? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और मुझे पता नहीं है क्यों हम कहते हैं 1 अगस्त। देखिए सेमेस्टर या एकेडमिक सेशन कब भी शुरू हो, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे एकेडमिक कैलेंडर कहता है हम बच्चे को 90 दिन पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जब भी शुरू होगा बहुत सिंपल सा अर्थमेटिक है, उसमें 90 दिन जोड़ दीजिए, ठीक है, 15 हफ्ते जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ दिन हम बच्चे को देते हैं बीच में, जिसे हम सेमेस्टर ब्रेक कहते हैं। उसके बाद में कुछ दिन हम बच्चे को देते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, और फिर कुछ दिन हम एग्ज़ाम देते हैं। तो ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर बन जाता है। तो चाहे वो 1 अगस्त को शुरू हो, चाहे वो 16 जुलाई को शुरू हो, उसी हिसाब से हमारा ये होता है। कोशिश चेष्टा होती है कि जल्दी शुरू हो जाए, और लेकिन क्योंकि अब हमारी जो डिपेंडेंस होती है वो डिपेंडेंस होती है कि आपको CUET का रिज़ल्ट की वेट करनी है, तो इसलिए कई बार उन पैरामीटर्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जो भी एकेडमिक कैलेंडर है उसको रिग्रेसली फॉलो करता है। मुझे नहीं लगता कि 1 अगस्त से क्लास शुरू हो या 28 जुलाई से शुरू हो या 16 जुलाई से शुरू हो, हमारा जो पूरी है वो और मतलब यहाँ आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि शायद दिल्ली विश्वविद्यालय ही पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने अपना 100वां कन्वोकेशन 101 साल में मनाया। अर्थात कि जितने कैलेंडर ईयर थे उतने ही हमारे एकेडमिक ईयर थे, यानी कि कोई भी एकेडमिक ईयर पूरे का पूरा उसी साल में हुआ, चाहे वो इमरजेंसी का टाइम रहा हो, चाहे वो कोविड का टाइम रहा हो या कोई भी और रहा हो। तो हमारा कभी भी एकेडमिक कैलेंडर डीरेल नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। और अब तो पिछले कुछ वर्षों से हमारे चारों ईयर, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और अंडर NEP 4th ईयर, सारे एक साथ चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि वी आर फॉलोइंग दी एकेडमिक कैलेंडर इन ट्रू स्पिरिट। मतलब सर एक बड़ी उपलब्धि रही है ड्यू के लिए। और एक और भी चीज़ है सर कि पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर 28 को कॉलेज खुलेगा और हमारे बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाता है तो 28 को कॉलेज आना अनिवार्य है? देखिए मुझे लगता है कि प्राय हर कॉलेज जब पहले दिन खुलता है तो बच्चे को उस कॉलेज की कल्चर, उस प्रोग्राम का एक कंसेप्ट कि वो प्रोग्राम क्या है। और क्योंकि NEP, और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कूल के अंदर जब बच्चा पढ़ता है उसका सिस्टम बहुत फिक्स होता है, ठीक है। जब वो कॉलेज में आता है पहले तो उसका स्कूल में उसका टाइम फिक्स होता है। सुबह गए और 6 घंटे जितना भी उनका स्कूल लगता है उसमें फ़िक्स है, उसका कमरा भी फिक्स है, उसके बैठने की जगह भी फिक्स है, उसका टाइम टेबल भी फिक्स है। लेकिन जैसे ही वो महाविद्यालय में आता है, टाइम टेबल, उसकी मूवमेंट होती है, अपने कमरे से दूसरे कमरे में भी उसकी दूसरी क्लास लगेगी, उसके पेपर होंगे। स्ट्रक्चर जो है उसको हम प्राय हर महाविद्यालय बच्चे को समझाता है। कुछ पेपर ऑप्शनल होते हैं, अर्थात उसको एक से ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ें उनको जो नॉर्मली हर कॉलेज प्राय पहले दिन से 1-2 दिनों में इस तरह की इंटरेक्शन क्लासेस या सेक्शन लगाता है, ताकि बच्चों को ये सारी चीज़ें पता हो जाएं कि एक
स्कूल के एनवायरनमेंट से जो कॉलेज के एनवायरनमेंट में आता है, तो उसको थोड़ा सा समझने में भी टाइम मिल जाता है। तो मेरी ये, बल्कि आपके माध्यम से सभी उन बच्चों को जो दिल्ली विश्वविद्यालय के डिफरेंट महाविद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं, कि वो पहले कुछ दिनों में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट है। जी सर, एक कहा जाता है कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो है वो, उनके लिए आज की रात जो है वो बहुत ही भारी रहने वाली है। किस बात की भारी है? इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, आप इस तरह की बात मत करिए। इन्होंने मेहनत की है और दिल्ली विश्वविद्यालय, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का कम्बिनेशन है जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, टोटली कंप्यूटराइज है। इसके अंदर कोई कोशिश करने की भी करे तो उसमें मैनुअल कोई वो है नहीं है। उन्होंने मेहनत की है, अच्छा काम, बच्चों ने रिजल्ट लाए हैं और उनका अच्छा कोर्स प्रोग्राम में और अच्छे महाविद्यालय में एडमिशन होगा। बट आपके माध्यम से द्वारा ये कहना चाहूँगा कि किसी और की बातों में मत सुनिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, उसके ऊपर उनके पोर्टल में वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जहाँ पे आपका एडमिशन, अगर आपकी चॉइस के प्रोग्राम को मिल रहा है, कॉलेज को छोड़ के आप अपने प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए। तो जिनको सर सीट मिल गई उनको क्या कहेंगे, और जिनको नहीं मिली उनको क्या? देखिए, जिनको सीट मिल गई ठीक है जी, और ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में आएंगे वो सारे के सारे फीस नहीं जमा कराते, क्योंकि कई बार क्योंकि हमारा सिस्टम इतने ऑप्शंस अवेलेबल देता है, तो कई बार लोग सिर्फ टाइम पास के लिए भी इस तरह के फॉर्म भर देते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार तो कुछ महाविद्यालयों में सिर्फ सीट अलॉटेड के 30, 40, 50% ही एडमिशन होता है। हमने तो महाविद्यालय में, उस महाविद्यालय में 100 सीट के अगेंस्ट मान लीजिए 150 सीट थी और एडमिशन हो रहा है 60, तो इसका मतलब है कि वो 90 बच्चे जिनको वो कॉलेज ऑफर हुआ और उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया था, बुरा मत मानिएगा, उन बच्चों ने अप्लाई किया, वो ये ऑप्शन नहीं लेना चाहते। तो दिल्ली विश्वविद्यालय तो उनको सब सीटें दे रहा है और बल्कि ज़्यादा दे रहा है। तो अगर कुछ लोग ये ऑप्शन भरने के बाद वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करते और वो फीस जमा नहीं कराते, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमारे सिस्टम में एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, और मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो फिर आने वाली लिस्ट में आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, और कुछ और सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।